ऑर्डर करके खाने वाली बहू को मिला 3 टाइम खाना बनवाकर खाने वाला ससुराल। जैसे ही शोभा को अपना पार्सल मिलता है वो बर्गर पिज्जा पर टूट पड़ती है। आहा, कितना मजा आता है ना रोज खाना ऑर्डर करके खाने में। लेकिन मैं जो खाना बनाती हूँ वो तो बच जाता है। ये तेरा ऑर्डर करके खाना खत्म होगा या नहीं? और तू खाना बनाना क्यों नहीं सीखती? बेटा, अगर तुझे ऐसा ससुराल मिल गया ना जो 3 टाइम ताजा खाना खाता है तो तेरी रेल बन जाएगी। ओफो माँ, एक तो गर्मी की वजह से मेरा घर का खाना खाने का मन नहीं करता, ऊपर से आप भी चालू हो जाती हैं। सुबह खाती तो हूँ मैं खाना, बस रात को ही ऑर्डर करती हूँ। और वैसे भी मेरा अमीर घर में रिश्ता तय हो चुका है, क्या पता वहाँ नौकर ही खाना बना कर दे दे। चल चुप कर। शोभा का पहले से ही रिश्ता तय हो चुका था। कुछ दिनों बाद शादी की तैयारी चलती है और फिर देखते ही देखते उसकी शादी गर्वित से हो जाती है। जहाँ पहली रसोई में शोभा खाना बनाती है तब बहू, खाने की खुशबू तो अच्छी आ रही है, लेकिन तुमने खीर बहुत पतली कर दी। कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, इसके बाद जब तुम खाना लो तो दोपहर का खाना बना देना। लेकिन माँ जी, इसकी क्या जरूरत है? मैंने पहले ही इतना खाना बना दिया कि दोपहर में सबके लिए हो जाएगा। बहू, आज तो तुमने ऐसा कर दिया, लेकिन आगे से मत करना। हमारे यहाँ 3 टाइम का खाना ताजा बनता है, इसलिए पूछ कर खाना बनाना। वही सब्जी हम रिपीट नहीं खाते, और हाँ, गर्मी में हम लोग चावल नहीं रोटी ज्यादा खाते हैं। तो अभी तो पूरी बना दी है, इसके बाद दोपहर और रात में रोटी ही बनाना। क्या माँ जी, रोटी? जी ठीक है, मैं बना दूंगी। ये भगवान, लगता है जब माँ मुझे ताने दे रही थी तब उनकी जीभ पर सरस्वती विराजमान थी। मेरा ससुराल तो 3 टाइम बनवा कर खाने वाला निकला। अब मैं खाना बना बना कर परेशान हो जाऊंगी, और वो भी गर्मी में। तब सास संतोष चली जाती है। कुछ देर बाद सब बहू की पहली रसोई का खाना खाते हैं, जो कि इतना खास बना नहीं था। भाभी, आपने कैसा खाना बनाया है? इस आलू की कचौरी में थोड़े से और मसाले डालती ना तो अच्छा लगता। हाँ बहू, खीर भी ऐसे ही बना दी तुमने। अगली बार गाढ़ी और अच्छे से दूध में पकाना। जी पापा जी। अरे, मैंने तो बहू को खीर देखते ही बता दिया था कि खीर अच्छी नहीं बनी है, लेकिन कोई बात नहीं बहू, तू अपना मन छोटा मत कर। 2-4 दिन में पूर्वी तुझे खाना बनाना बता देगी कि यहाँ के मिर्च मसाले कैसे हैं, तब तू हमारे ही स्वाद वाला खाना बनाने लगेगी। हाँ शोभा, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सबके खाना खाने के बाद शोभा खाना खाकर आराम करती है कि फिर 12 बजे रसोई में दोपहर के खाने की तैयारी करती है, जहाँ रोटी बनाते बनाते ही उसे पसीना आ जाता है। बाप रे, ये है मेरा ससुराल में पहला दिन। मैं तो अभी से ही परेशान हो गई। रोज 3 टाइम का खाना, तो पता नहीं क्या होगा। भाभी, 30-35 रोटी तो बना दी ना आपने? नहीं, मुझे लगा 20 रोटी बहुत है। मैंने राइस भी तो बनाया है, वो भी तो खाएंगे सब मटर पनीर के साथ। भाभी, माँ ने आपको बताया होगा ना, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा रोटी खाई जाती है, इसलिए आप जल्दी से रोटी बना लीजिए। हाँ दीदी, बना कर लाती हूँ। पता नहीं कैसे ससुराल वाले हैं जो 3 टाइम बनवा कर ही खाना खाते हैं। ये कहकर शोभा और रोटियां बनाकर अपने ससुराल वालों को खाना खिलाती है। इसके बाद अपने एसी वाले कमरे में लेट जाती है। वाह, अपने एसी वाले कमरे में आकर बहुत सुकून मिल रहा है, वरना रोटी बनाकर तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है। तभी शोभा की अंतरात्मा उससे आईने के जरिए कहती है, शुतुरमुर्ग की औलाद, तेरा तो ससुराल में पहले दिन ही बैंड बज गया। अभी तू देख आगे आगे क्या क्या होता है। 3 टाइम का खाना बनाकर तुझे तेरी नानी ना याद आए तो नाम बदल देना। तुम मैं? हाँ, मगर खाना 3 टाइम नहीं, मैंने सोच लिया इसका जुगाड़ कैसे करना है। तू कुछ नहीं कर पाएगी। कुछ नहीं कर पाएगी। शोभा का अक्स इतनी जोर से हंसता है कि वो उस शीशे पर अपना फोन फेंकने वाली होती है कि सांस आ जाती है। बहू, ये तो क्या कर रही है? सुन, अब रात को दाल मखनी चावल और आलू की रोटी बना दियो। 30-40 के करीब सबको आलू की रोटी बहुत पसंद है, और साथ में पुदीने की चटनी भी। जी माँ जी, बना दूंगी। बुढ़िया आराम नहीं करने देती है। सांस लेती हूँ तो एक और टाइम का खाना बताने आ जाती है। शोभा कुछ देर बाद खाना बनाने जाती है कि पुदीना और मक्खन ही नहीं होता। इसके लिए वो बाजार जाकर सामान लेकर आती है। तब जाकर रात का खाना बनाती है, और आलू की रोटी बनाते बनाते बेचारी परेशान हो जाती है। अरे राम, मेरा तो आलू की रोटी बनाकर ही दम निकल गया। समझ नहीं आ रहा मम्मी की बात पर गुस्सा करूं या अफसोस। उन्होंने कहा था खाना बनाने की आदत डाल ली, लेकिन मैं ऑर्डर करके ही खाती थी। अब पता चल रहा है, काश मेरी रसोई में एसी होता तो इतना परेशान नहीं होती। इस तरह शोभा अपने ससुराल वालों को 3 टाइम का खाना बना बना कर खिलाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। ऊपर से गर्मी की वजह से पसीने में रहकर उसे बार बार नहाना पड़ता है। जरा सा भी आराम का टाइम नहीं मिलता,
तो फिर वो अपने घर के नौकर से एक टाइम की रोटी बनवा लेती है और घर वालों को खाना परोसती है। एक शाम नौकर कहता है, मालकिन, आज मेरे को घर जल्दी जाना था तो मैं रोटी नहीं बना पाऊंगा, मैं बस बर्तन साफ करके जा रहा हूँ। श्यामलाल जी, आप ऐसा मत कीजिए, रोटी बनाकर परेशान हो जाती हूँ। ऐसा करो, आप बर्तन साफ मत करो, आप रोटी बना दो, बर्तन मैं कर लूंगी आज। ठीक है मालकिन। और हाँ, याद रहे, मेरे घर का कोई आपको रोटी बनाता हुआ ना देखे। मैं बस अभी अपने कमरे से आ रही हूँ। फिर शोभा कुछ देर अपने एसी वाले कमरे में बैठ जाती है और नौकर रोटी बनाता है। तभी सास आती है और शोभा बहाना बनाकर बच जाती है। फिर तभी, श्यामलाल जी, आप रोटी बना रहे हैं? बहू कहाँ है? माँ जी, मैं ही रोटी बना रही थी। वो बस कमरे में देखने गई थी कि एसी बंद है या नहीं। बस इतनी देर के लिए मैंने श्याम लाल जी को यहाँ छोड़ कर गई थी। श्यामलाल जी, आप अपना बाकी का काम कर लीजिए, मैं देख लेती हूँ। जी मालकिन। बहू, अलग से 6-7 रोटी और बना देना। वो क्या है ना, तेरी मौसी घर पर आ रही है तो दही भल्ले और शिकंजी दोनों बना देना। हाँ बुढ़िया, तू बस बोलती जाओ और मैं खाना बनाती रहूं। सारी गर्मी तुम लोगों को ही लगी है। बहू के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। इतनी गर्मी में रसोई में कैसे खाना बनाती है। ये नहीं कि एक रसोई में भी एसी लगा देते तो मेरे कलेजे को और मुझे दोनों को ठंडक पड़ जाती। जी माँ जी, मैं बना दूंगी, आप जो बोलेंगी मैं सब कुछ बना दूंगी। तब सास के जाने पर शोभा फिर से बेलन श्यामलाल को थमा देती है, जिससे वो रोटी बनाकर चला जाता है। वहीं शोभा शिकंजी बनाकर दही भल्ले बाहर से ऑर्डर करके मंगा देती है और घर वालों को खिलाती है। बाहर ऑर्डर करने की खुशी में शोभा मौसी से खाना पूछ लेती है और अगले दिन उसकी पसंद का तरह तरह का खाना ऑर्डर करती है। दोपहर में बाहर रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करके उसे घर में मंगा लेती है और घर के बर्तनों में पलट देती है। बिल सारा फ्रिज के पीछे छुपा देती है। अच्छा हुआ मैंने सब कुछ जल्दी से पलट दिया और किसी ने देखा नहीं। अब सब खुश और मैं भी खुश, मुझे बनाना नहीं पड़ेगा, गर्मी से भी बच गई। बल्ले बल्ले। फिर शोभा सबको खाना खिलाती है, जिसे खाकर सब उसकी तारीफ करते हैं और रात को भी वो बाहर से ऑर्डर कर देती है। अगले दिन ससुर के खाना पसंद का ऑर्डर करके एक्टिंग करके उन्हें खिलाती है। चौथे दिन, अरे माँ जी, पापा जी, आज मुझे 1500 का ऑफर मिला है एक रेस्टोरेंट से। बताइए ना, आप सब क्या खाएंगे? हम बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, पैसे भी नहीं लगेंगे। है सच्ची भाभी? फिर तो आज मैं चाइनीज खाना चाहती हूँ। लेकिन बहू, हमें तो रोटी ही पसंद है। तू कुछ ऐसी सब्जी मंगा ले जिसके साथ रोटी आ जाए। ठीक है पापा जी, मैं शाही पनीर और मिक्स वेज मिस्सी रोटी और तवे रोटी के साथ ऑर्डर कर देती हूँ। साथ में मेरा और पूर्वी का चाइनीज, और इनका तो मुझे पता है ना चिकन बिरयानी पसंद है। अरे वाह, मेरा बाहर से खाना ऑर्डर करने का आइडिया काम आ गया और इनको भी झूठे ऑफर में फंसा दिया। शोभा बाहर से खाना ऑर्डर करके अपने घर वालों को खिलाती है और ऐसे ही डिस्काउंट के चक्कर में 3-4 दिन बाहर से खाना मंगवा लेती है। लेकिन फिर सास मना कर देती है, जिसके बाद वो छुपकर रात को खाना ऑर्डर करती है और घर वालों को खिलाती है। फिर बिल छुपाती है। अब सही है, बस सुबह खाना बनाना पड़ता है, लंच और डिनर तो मैं बाहर से ऑर्डर करके घर वालों को खिलाकर पागल बना ही देती हूँ। ये बिल फ्रिज के पीछे छुपा देती हूँ, किसी ने अभी तक नहीं देखा तो अब कौन देखेगा। शोभा की ये बात संतोष सुन लेती है और उसके जाने के बाद बाहर के खाने के डिब्बे और बिल को देखकर कहती है, इसका मतलब इतने दिनों से ये मुझे बेवकूफ बना रही थी, अब ये खाना बनाती ही नहीं है। अगर कल भी बहू ने ऐसा किया और मेरे मुंह पर झूठ बोला तब मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। संतोष बिल लेकर उसके कमरे से गुजरती है तो उसे अपने कमरे में भी खाते हुए देखती है। अगले दिन जब बहू दोपहर में खाना का बाहर से ऑर्डर करके सास को खिलाती है तो, बहू खाने की शक्ल बदली बदली लग रही है, तूने बनाया है? हाँ माँ जी, आपकी बहू के हाथ का ही खाना है। बस बहू, तू और कितना झूठ बोलेगी मेरे मुंह पर। जरा ये बिल देख, पिछले 15 दिनों से तू हमें बाहर का खाना खिलाती है, शर्म आती है तुझे जरा सी भी? और इसमें कितने पैसे फूंक दिए तूने? 40,000 का बिल है, क्या तेरे से खाना भी नहीं बनता? बोल, तूने ऐसा क्यों किया? खुद से रोटी क्यों नहीं बनाई? बस कीजिए माँ जी, आप तो राशन पानी लेकर चढ़ गई हैं। हाँ मैंने ऐसा किया, लेकिन इसके पीछे मेरी एक वजह थी। इतनी गर्मी में मैं रसोई में आप लोगों के लिए फ्रेश 3 टाइम का खाना बनाती हूँ। कब तक बनाती रहूं? थक चुकी थी मैं, इसीलिए मैंने खाना बाहर से ऑर्डर करके मंगवाना शुरू कर दिया। एक बार भी आपने ये नहीं पूछा कि बहू तू परेशान तो नहीं हो रही? ऊपर से आप मनपसंद खाना बनवाती हैं। अगर रसोई में एसी लग जाता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। माफ कर दे बहू, हमारी ही गलती, हम तुझे समझ ही नहीं पाए और गर्मी में परेशान होने के लिए तुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन अब रसोई में एसी जरूर लगेगी। शुक्रिया माँ जी, आपने मेरे बारे में सोचा। इस तरह ससुराल वाले बहू की परेशानी को समझते हैं और तुरंत रसोई में एसी लगवा देते हैं, जिसके बाद बहू खुशी खुशी 3 टाइम ससुराल वालों को खाना खिलाती। हाथों में आरती की थाली लिए शांति अपनी नई नवेली बहू का स्वागत करवाती है।
आ जाओ मेरे घर की लक्ष्मी, तुम्हारा तुम्हारे ससुराल में खूब स्वागत है। निशा कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है, जहां 22-25 लोगों की भीड़ भाड़ में खड़ी बहू के पसीने छूटने लगते हैं। एक तो मैं पसीने से नहा गई हूँ, ये सासू माँ के खानदान वाले मुझे ऐसे घूर कर देख रहे हैं जैसे मैं किसी तीसरे गोले से आई हूँ। मुझे बहुत घुटन हो रही है, थोड़ा हवा खाने दीजिए। तभी चचिया सास चंपाकली हॉल का पंखा चालू कर देती हैं। नहीं दुल्हनिया, हवा लग रही है ना शरीर में, तूफान मेल पंखा है, एकदम फर्राटेदार हवा देता है, हवा लग रही है ना शरीर में। जी आंटी जी, कद्दू हवा लग रही है, ये पंखा तो पूरा मरा पड़ा है, कोई एसी चालू कर देता। गर्मी से परेशान निशा इधर उधर नजर मारती है, लेकिन हॉल में कहीं भी कोई दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर में उसके दहेज का सामान आ जाता है, जिसमें गोदरेज की अलमारी, फर्नीचर, टेबल कुर्सी, डाइनिंग टेबल और महंगी एसी भी मिला था, जिसे देखकर सारे सदस्यों की आंखें फटी रह जाती हैं। हाय मैं मर गई सासू माँ, देखो देवरानी जी के दहेज में मायके वालों ने एसी भिजवाया है। एसी देखकर ताई सास जलकर खाक होते हुए कहती है, वारी शांति, तुम्हारे मन में तो मोतीचूर के लड्डू फूट रहे होंगे, अब तो बड़े मजे से एसी की हवा में सोऊंगी। लगता है मेरी बहू की एसी देखकर आपके गुर्दे लाल हो रहे हैं। कांता जिज्जी, आप भी सो जाना एसी में, अपने कमरे में सेट करवाऊंगी एसी में। ये सुनकर निशा बीच में अपनी बात रखती है, मगर सासू माँ, ये एसी तो मेरे माता पिता ने मेरे इस्तेमाल के लिए दिया है। भाभी आप तो ऐसे बोल रही है जैसे हम आपकी एसी को खा रहे हैं। अरे पूजा, तू क्यों अपनी भाभी से आते ही खींच ऊंच करने लग गई? बहू, ये तुम्हारे दहेज की एसी है, तुम अपने कमरे में सेट करवा लो। थैंक यू पापा जी। निशा फटाफट से सामान छोड़ने आए लेबर वालों से कमरे में एसी लगवा लेती है और एसी को चालू कर देती है। कुछ देर में कमरा बर्फ जितना चिल्ड हो जाता है। आहा, अच्छा किया जो मैंने अपने पापा से अपने दहेज में पैनासोनिक का एसी खरीदवा लिया। कुछ देर में कमरा शिमला मनाली जितना कूल हो गया। प्रेम जी जल्दी से आ जाइए। बस आया बेबी, कोई नहीं है कमरे में, क्या हंसी मिला है पल, आज शरारत करने दो, काम बाकी करेंगे कल। रोमांटिक अंदाज में प्रेम निशा की तरफ आ रहा था, तभी कमरे के बाहर ससुराल वालों की भीड़ अंभाड़ मच जाती है। चाची चाचू दरवाजा खोलिए ना। ये तो आरव की आवाज है। 1 मिनट बेबी, मैं अभी आया। प्रेम के दरवाजा खोलते ही 22 से 23 लोग, ताई ताया, चाचा चाची, दोनों नंद जेठानी और उसके बच्चे कमरे के अंदर तकिया कछुआ लेके घुसे चले आते हैं। ग्रुप की एडमिन दादिया सास आखिर में आती हैं। आहा, ये एसी तो बड़ी ठंडी हवा फेंक रहा है। अम्मा, गर्मी के मौसम में एसी एकदम फर्स्ट क्लास की चीज है। चल बड़ी बहू, सबका बिस्तर लगा दो। आप सब लोग हमारे कमरे में सोने वाले हैं क्या? अरे तो इतनी रात को तेरे कमरे में अचार डालने थोड़ी आए हैं पोता बहू, एसी में सोने आए हैं। अब पलंग घेर कर खजूर की तरह खड़ी क्या, हट सोने दे। रामकली अकेले पलंग पर फैल के सो जाती है। बड़ी दादी, हम भी आपके साथ बेड पर सोएंगे। ले आ जाओ मेरे प्यारे पर पोता पोती। देखते देखते 25 लोगों का ससुराल बेड से लेकर पूरे फर्श पर फैल जाते हैं। निशा के लिए जगह ही नहीं बचती। प्रेम जी, आपके बेशर्म रिश्तेदार और परिवार वालों को बिल्कुल मैनर्स नहीं है, कबाब में हड्डी बनने चले आए। निशा, दरअसल बाकी कमरे में एसी नहीं है, तो मेरे लिए मैनेज कर लो प्लीज। ठीक है, मगर सिर्फ आज के लिए। बेचारी बहू बचा हुआ कोना पकड़ लेती है, जहाँ एसी की थोड़ी थोड़ी हवा आ रही है, और ऊपर से ससुराल वालों के खर्राटे और गैस छोड़ने के चलते उसकी नींद खुल जाती है। ची ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने नासा का बम गिरा दिया, मेरी तो नाक के बाल जल गए। फ्रस्ट्रेटेड होकर निशा गर्मी में हॉल के सोफे पर सो जाती है। तभी 5 बजते ही रामकली आती है। नहीं बहू, ओ बहू चल उठ जा। दादी जी सोने दीजिए ना, इतनी सुबह उठकर मक्खियां मारना है। हाँ दैया उल्टा जवाब दे रही है। अरे घर की बहू है, घर की लक्ष्मी होती है, उठकर झाड़ू लगा, चाय बना। जी लेते हुए बेचारी बहू झाड़ू लगाने लगती है। देखो सारे के सारे कैसे कुंभकर्ण की तरह खर्राटे मारकर मेरी एसी में सो रहे हैं, मुझे तो फंदक चढ़ रहा है। आग बबूला होकर बहू एसी बंद कर देती है, जिससे बुआ लीलावती बड़बड़ करने लगती है। तौबा, ये कमरे में इतनी गर्मी कैसे मच गई? अरे बहू तूने एसी क्यों बंद की, चालू कर दे।
वो अजय सुबह हो गई है, आप सब लोग उठ जाइए, मुझे झाड़ू लगाना है। अरे बाद में लगा लेना झाड़ू, मुहूर्त नहीं निकला जा रहा है। कमरे का झाड़ू छोड़कर निशा नहा धोकर चाय नाश्ता बनाकर मेज पर लगाती है। ताऊ जी, ताया जी, चाचा चाची, जेठानी जी, सब लोग आ जाइए, नाश्ता लग गया। मेरा तो एसी छोड़कर जाने का दिल ही नहीं कर रहा। बहू नाश्ता कमरे में ले आओ। ये सुनते ही पसीने पसीने निशा का और पारा चढ़ जाता है। हद है कसम से, एक तो भट्टी जितनी तपती गर्मी में चाय नाश्ता तैयार किया, अब इनको कमरे में परोस कर खिलाओ। एक के आगे से खिसका नहीं जा रहा, किसी से पता नहीं कब जाएगी। सब लोग एसी की हवा खाते हुए नाश्ता करते हैं। तभी निशा पूछती है, बुआ जी, चाचा चाची, ताऊ जी, ताई जी, आप लोग मुझे बता दीजिए ट्रेन के लिए क्या बना दूं? सूखी आलू पूरी बना दूं? क्यों नहीं बहू, हम कहीं घूमने फिरने थोड़ी जाने वाले हैं। मगर अब शादी खत्म हो गई है, आप लोगों को अपने घर जाना होगा। निशा की बात पर ननद खुशबू कहती है, भाभी आप खुद में ही ख्याली पुलाव पका रही हैं। अरे हमारा कुल मिलाकर 25 लोगों का संयुक्त परिवार है, यहाँ से कोई कहीं नहीं जाने वाला। 25 लोगों से भरा जॉइंट ससुराल सुनकर निशा को 440 वोल्ट का झटका सा लगता है। हे भगवान, मुझे तो बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं। ये पंडित जी ने छोटा परिवार बोलकर जिले जितने बड़े परिवार में फंसा दिया। आज की रात भी सारे सदस्य बहू के एसी वाले कमरे में सोते हैं। इसी तरह दिन गुजरता है। जेठानी जी, खुशबू, पूजा, आप लोग थोड़ा थोड़ा खिसक जाइए, मुझे सोने के लिए जगह नहीं बन पा रही। मेरी तो यही जगह फिक्स है, मुझे एसी की हवा खानी है। भाभी, मेरी भी यही जगह पक्की है, आप कोई दूसरी जगह ढूंढ लीजिए। हद है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। पूरा दिन एक तो ये भुक्कड़ हफ्सी लोग हलवाइयों की तरह मुझसे खाना बनवाते हैं, रात को एसी की हवा नसीब नहीं। भड़कते हुए निशा बिच्छम बिच्छे में सोती है, जिससे पसीने से भीग जाती है। इसी तरह से 2-3 सप्ताह बीत जाते हैं। ज़्यादातर गर्मी में बिना हवा के रहने के चलते निशा के शरीर में दाने निकल जाते हैं। माँ, ये दाने चींटी की तरह मेरे पूरे शरीर में काट रहा है। तभी प्रेम किचन में आ जाता है। निशा, तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये दानों में से तो खून भी निकल रहा है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर से दिखा लाता हूँ। बिगड़ती हालत देखकर प्रेम निशा को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। देखिए, लगातार गर्मी में काम करने के चलते इनकी बॉडी में काफी ज्यादा हीटिंग भर गई है। इनको एसी की ठंडक में रखिए। जी, थैंक यू डॉक्टर। प्रेम निशा को लेके जैसे घर आता है तो सब कमरे में एसी चालू करके बैठे थे। काफी ज्यादा गंदगी भी मची हुई थी। जूठे प्लेट यूं ही पड़े थे और रात का बिस्तर भी नहीं उठा था। बच्चे कूद रहे थे। बड़ी भाभी, आपका इतना भी दिल नहीं किया कि कम से कम रात का बिस्तर तय करके रख दें? जरा कमरे की हालत देखिए, कूड़ेदान से बदतर है। कम से कम एसी का मजा उड़ाते हैं तो बिल्कुल मिलजुल कर साफ सफाई भी कर दीजिए। अरे बेटा, क्या बात हुई है? तू इतना ज्यादा भड़क क्यों रहा है? पापा, निशा की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा है एसी की हवा खिलाने के लिए। आप सब लोग उसे आराम करने दीजिए ना। कुछ नहीं हुआ, इसे नखरे कर रही है ताकि एसी की हवा खाए और काम ना करना पड़े। बैठो सब लोग। बेशर्म ससुराल वालों में से कोई भी एसी से टस से मस नहीं होता, जिससे निशा गर्मी से चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है और प्रेम सब पर भड़क जाता है। निशा, निशा, आंखें खोलो। देखा, आप सबकी देखभाल करके बेचारी की हालत कितनी खराब हो गई है। देवर जी, चिंता मत कीजिए, मैं नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। सब लोग मिलकर निशा की सेवा पानी में जुट जाते हैं और अब बहू के एसी वाले कमरे में ससुराल वाले आना छोड़ देते हैं और प्रेम कुछ दिनों में किश्त पर एक और एसी घर में लगवा देता है, जिससे समस्या टल जाती है।